शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे गुप्त काल। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में पूरा गुप्त काल कवर कर ले आराम से, थोड़ा समझते हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गुप्त काल टाइम पीरियड क्या था? 300 ईस्वी से 600 ईस्वी। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन अनंत बार आया है। ठीक है, आता ही रहता है। गुप्त कौन थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, सामंत कौन होते? तो राज्यों के प्रशासक। कुषाण इंडिया के किस रीजन में पाया जाता था इस टाइम पीरियड में? तो यहाँ। अगला, गुप्त वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो श्रीगुप्त। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला देखते हैं, गुप्तों का वर्ण। तो प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी व श्रीराम गोयल ब्राह्मण। मतलब अब ये है कि गुप्तों के वर्ण पे अगर विचार किया जाता है तो अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग विचारधाराओं के लोग ने अलग अलग कहा है। तो प्रोफेसर रामचंद्र मजमूदार साहब क्षत्रिय का है, केपी जायसवाल शूद्र और रुमिला थापर वैश्य। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को जाट कहा गया है, और चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपर्ण में धरव, ठीक है, धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि सबने गुप्ताओं को अलग अलग वर्ण का माना। किसी ने उसको ब्राह्मण माना, किसी ने क्षत्रिय, किसी ने शूद्र, किसी ने वैश्य। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आया हुआ है कि चंद्रगुप्त के चंद्रगोमिन के व्याकरण में गुप्तों को क्या कहा गया है? तो जाट या जट कहा गया है। और चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त के पुनः ताम्रपत्र में धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। तो ये याद रखिएगा, कौन से गोत्र का? धरण गोत्र का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शासक की बात करते हैं। तो श्रीगुप्त 275 से 300 ईसा पूर्व। गुप्तों का आदि पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, जिसने 300 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला, प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की तो थे श्रीगुप्त। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसे चेलकितो कहा है। ठीक है, और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। कब बना? 300 से 391 ईस्वी के बीच रहा। अगला, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये घटोत्कच का पुत्र था। ठीक है, और श्रीगुप्त का पोता। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, याद रखना है। ठीक है, अपने राज्यारोहण 9 मार्च 319 ईस्वी को एक नया संवत या गुप्त संवत चलाया। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा है कि गुप्त संवत किसने चलाया, कब चलाया? तो याद रखिएगा, वैशाली की लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसके नाम से सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें कुमार देवी राजरानी विवाह प्रकार के सिक्के कहा जाता है। भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी जिसके नाम पर सिक्के प्रचलित हुए, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कुमार देवी। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासक, ठीक है, कन्फ्यूशियस के द्वारा चलाए गए। अगला, प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। ठीक है, सर्वाधिक की बात आएगी तो गुप्त शासक, प्रथम की बात आएगी, सर्वप्रथम की तो कन्फ्यूशियस। ये याद रखिएगा। ठीक है, कि सर्वप्रथम किसने और सर्वाधिक किसने? चंद्रगुप्त और कुमार देवी के 2 पुत्र हुए, एक तुल्यकुलुच और एक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने भाई तुल्यकुलुच की हत्या कर स्वयं शासक बना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त 375 ईस्वी से 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच शासन किया। ठीक है, जानकारी, प्रयाग प्रशस्ति, अशोक का कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख। रचना हरिशेन ने, उत्कीर्ण तिलभट्ट। ठीक है, भाषा विशुद्ध संस्कृत, शैली चंपू और ब्रह्म लिपि में। ये किसकी हो रही है सबकी? तो ये जो प्राग सरस्वती है ना, ठीक है, ब्रह्म लिपि, ये 6 लाइन अशोक, फिर समुद्रगुप्त और अकबर का लेख बीरबल द्वारा लिखाया गया, और सबसे नीचे है जहांगीर का लेख। तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे ऊपर किसका था? तो सबसे ऊपर 6 लाइन अशोक की, फिर समुद्रगुप्त की, फिर अकबर का लेख और फिर जहांगीर का लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में। तो प्रयाग ये पूछेगा कि रचना हरिशेन ने कराया, उत्कीर्ण तिलभट्ट
और भाषा विशुद्ध संस्कृत है, शैली चंपू और ब्रह्मगिरी लिपि में। आगे बढ़ते हैं। विवरण, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। नोट, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की 19 और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापंथ विजय का उल्लेख है। ठीक है, 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध का उल्लेख है। 21वीं में आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध का उल्लेख है। 22वीं में सीमावर्ती दक्षिण पूर्वी राज्यों में विजय का उल्लेख है। और 23वीं और 24वीं पंक्ति में विदेशी शक कुशवाड़ों पर विजय। अब देख लेते हैं, ऐसे मैंने डाल दिया कुछ इमेज वगैरह। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, आप इसको देखिए। फिर ये उसका जूम वर्जन, फिर गुप्तकालीन के सिक्के। अगर उसको गोल्डन एरा ऑफ कहा जाता था तो क्यों कहा जाता था? सिक्के देखिए, ठीक है, उस ज़माने में माइनिंग कितनी, प्रिंटिंग कितनी, मिंटिंग कितना प्रचुर था। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में तो गुप्त काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार समुद्रगुप्त के समय में हुआ। ठीक है, साम्राज्य विस्तार हेतु समुद्रगुप्त की नीतियाँ। उत्तर भारत में आर्यावर्त युद्ध, 2 युद्ध किया उन्होंने। ठीक है, प्रश्नबोधरण की नीति, जड़ से उखाड़ फेंकना। दक्षिण भारत में उसने दक्षिणापथ विजय, ग्रहणों मोक्षानुग्रह। दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। अप्रत्यक्ष मतलब किसी ने सॉवरेंटी उसील कर ली और उनके नाम पे वहाँ पे शासन कर रहा है। ठीक है, केवल कर वसूला कि भाई हमें कर देते रहो, आप शासन करते रहो। अगला बात, पश्चिमी भारत की बात करें तो विदेशी शासक जैसे शक व कुषाणों ने गुप्ता की अधीनता। ठीक है, आत्मनिवेदन, स्वयं दरबार में उपस्थित होकर। जो गुप्तों के अधीन कैसे आए? तो आत्मनिवेदन, स्वयं दरबार में अधीन होकर। कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का विवाह। कन्योपायन, तो कन्या से याद रखिएगा, अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्तों के साथ करके। तीसरा, गुरुत्मंदक शो विषय या मुक्ति शासन याचना, अपनी तहसील राज्य का शासन गुप्तों से आदेश मोहर प्राप्त करके उनके अधीन चलाना। मतलब किसी की सॉवरेनिटी को स्वीकार कर लेना। ठीक है, कि हाँ हम आपके हिसाब से अपनी सरकार चलाएंगे, यही मतलब है इसका। उत्तर पूर्व के शासकों ने सर्वकरदानम, आज्ञाकरणम, प्रणाम आगमनम। ठीक है, सर्वकरदानम, आज्ञाकरणम, प्रणाम आगमनम। ठीक है, ये याद रखिएगा कनिष्ठ। अर्थात संपूर्ण कर देकर गुप्तों द्वारा आदेश दिए जाने पर दरबार में प्राप्त प्रमाण करने हेतु उपस्थित होकर। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसमें ये स्टेटमेंट पूछ सकता है किसके टाइम पीरियड में था। सर्व करदानम, आज्ञाकरणम, प्रणाम आगमनम। ठीक है, अर्थात संपूर्ण कर देकर गुप्तों द्वारा आदेश दिए जाने पर दरबार में प्रमाण करने हेतु उपस्थित। अगला देते हैं, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के 6 प्रकार के थे। गरुण प्रकार, धनुधारी, परशु, अश्वमेघ, त्याग्रहणन एंड वीणावादन। सबसे इंपॉर्टेंट है त्याग्रहणन। नोट इसमें करने वाली बात यह है कि ऐसे अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी उसे प्रसन्न होने पर कुबेर के समान, ठीक है, नाराज रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया है। किसने बताया है? तो समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी ने। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर लिच्छवी दहित्र कहा गया है। ठीक है, उसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन आया था एक बारी कि किस शासक को उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अगला बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की, जिसका टाइम पीरियड था 380 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, अभी हमने देखा, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त सेकंड, यही वाले चंद्रगुप्त। ठीक है, और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, शकों को सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, नोट, संपूर्ण गुप्त वंशावली में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। ओके, ये याद रखिएगा ऐसे कि ऐसा इसलिए लिख दिया गया है कि आपको याद रहे कौन कौन था। जैसे समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं पर रामगुप्त की बात करते नहीं है। लेकिन रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। शकों को सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, और पूरे अगर बात करें गुप्ता पीरियड में, गुप्ता टाइम पीरियड में, तो रामगुप्त का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, दुर्लभ आयोग माना जाता था। शकों ने आक्रमण किया और अपनी पत्नी शकों को सौंप दिया। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों से रामगुप्त की पत्नी को मुक्त कराया। रामगुप्त की हत्या कर स्वयं शासक बन गया। ठीक है, विशाखा दत्त ने
देवी चंद्रगुप्तम नाटक में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, कहानी यही है कि समुद्रगुप्त के दो भाई थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, रामगुप्त बड़ा था, चंद्रगुप्त छोटा था। बनता है शासन रामगुप्त, लेकिन ये इनकैपेबल था, मतलब अयोग्य था। तो शकों ने आक्रमण करके, ठीक है, इसकी पत्नी ले गए। ठीक है, लेकिन फिर बाद में चंद्रगुप्त ने शकों से रामगुप्त की पत्नी को छुड़ाया और रामगुप्त की हत्या कर स्वयं शासक बन गया। और इस सब का उल्लेख कहाँ पे? तो विशाखा दत्त का दो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, इसमें उसका उल्लेख है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं। तो और किस किस नाम थे चंद्रगुप्त सेकंड को जानते थे हम लोग? तो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, शकारी, शकों को खा जाने वाला शकारी। ठीक, अब शकों को खा जाने वाला क्यों बोला गया? अपन ने ऊपर कंटेक्स्ट में देखा कि उसने हराया था, ठीक है, और अपने बड़े भाई की पत्नी को छुड़ा के लाया था। ठीक है, यहाँ पे अपन वो बात कर चुके हैं। ठीक है, कि हरा के फिर ध्रुव स्वामिनी को लेके आया था। एक मिनट, हरा के, हाँ, ध्रुव स्वामिनी को क्या, हाँ, ठीक है। उपलब्धियां की बात करें तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य, परम भागवत व परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। आपको ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी उपाधियां चंद्रगुप्त द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य, परम भागवत और परम भट्टारक। ठीक है, दो पत्नियां थी चंद्रगुप्त की, ध्रुव स्वामिनी, जिनसे उनका, अब ध्रुव स्वामिनी कौन थी आपने ऊपर देखा ही लिया, जिनसे पुत्र हुआ महेंद्रदित्य। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। और दूसरी पत्नी थी कुबेर नागा। ठीक है, पुत्री हुई प्रभावती। ठीक है, कुबेर नागा कौन थी? नागवंश की राजकुमारी थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक देश, ठीक है, दक्षिण भारत के, जो वही महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत के शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ किया। ठीक है, वकाटकों की सहायता से ही पश्चिमी भारत में शकों को पूर्णतः पराजित किया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य को उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक गुप्त में, ठीक है, गुप्ता थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। चंद्रगुप्त किसके टाइम पे? सबसे पहले बात, पूरे चंद्रगुप्त काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें अमर सिंह, वराहमिहिर, धनवंतरी, कालिदास, वररुचि, ठीक है, गढ़कर पर, शंकु, वेताल भट्ट, छड़प, ठीक है, छपड़क, इतने लोग थे। और आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं थे, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहान, जो कि 319 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा, चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया। ठीक है, उसको याद रखने का है, फिका की, फोक्यू की। ठीक है, ये ग्रंथ तो उसने लिखे, फो को की, फो क्यू की। ठीक है, ऑप्शन देख के हो जाता है। महेंद्र द्वितीय, जो कि कुमारगुप्त के, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है, 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहे। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिलते हैं। ठीक, किसके? महेंद्र द्वितीय के। ठीक है, बिलशट अभिलेख यूपी के एटा जिले में। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो इसे प्लीज याद रखिएगा। बिलशट अभिलेख कहाँ? यूपी के एटा जिले में। संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन कराया। ठीक है, गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन कराया। अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके काल में नालंदा बौद्ध विहार, ठीक है, बिहार राजगीर के बड़गांव में स्थित है, की स्थापना की। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई? तो याद रखिएगा, महेंद्र द्वितीय की, जिसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तुमैन अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की भांति शांत कहा है। किसने कहा है? तुमैन अभिलेख ने। इसके अंतिम समय में हुड़ो व पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसका दमन पुत्र स्कंदगुप्त ने किया। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, और इसी में बौद्ध विहार का निर्माण, बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान और अध्ययन भी करते थे। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। ठीक है, धर्मगंज पुस्तकालय, ठीक है, जिसमें रत्नोदित, रत्नरक्षक और रत्नसागर। नेक्स्ट देखते हैं, स्कंदगुप्त की बात कर लेते हैं अपन। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है, तो कुमारगुप्त और अनंत देवी का जो पुत्र था,
स्कंदगुप्त, ठीक है। फिर कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों व हूणों का आक्रमण हुआ, दमन स्कंदगुप्त को भेजा। शासक बनते ही हूणों का आक्रमण, ठीक है, जानकारी मिलता कहाँ से ये, तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से मिलता है, ठीक है। जो हूणों का आक्रमण हुआ था तो इसका जो प्रूफ है वो कहाँ से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कौन? मध्य एशिया की खानाबदोश जाति। हुड़ कौन थे? तो मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थे। जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ कहा गया है, ठीक है। हूण नेता तोरमण ने आक्रमण की, ठीक है। हूणों का नेता कौन था? तोरमण ने आक्रमण की। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण से परेशान होकर सोने के सिक्के में मिलावट कराई, अतः सबसे वजनी व मिलावटी सिक्के इसी के काल में थे। किसके? स्कंदगुप्त के काल में। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। किसने? स्कंदगुप्त ने। अपने राज्यपाल पर्णदत्त व उसके पुत्र चक्रपालिन के द्वारा कराया था। किसके द्वारा? मेनली यही पूछेगा, अगर क्वेश्चन आया भी है तो यही, किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था, अपने राज्यपाल पर्णदत्त व उसके पुत्र द्वारा। झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही गुप्तों का पतन प्रारंभ हो गया। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, ठीक है, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुधगुप्त और नरसिंह गुरन, जिसे बलदित्य भी कहा, ठीक है, भानुगुरन इत्यादि शासक बने। लेकिन बात करें ना, जो पावर थी लास्ट उसमें स्कंदगुप्त में थी, ठीक है। अंतिम शासन कौन था? तो विष्णुगुप्त था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नरसिंह बलदित्य हूण नेता, ठीक है, मेहर कुल को पराजित कर बंदी बनाया, माता के कहने पर मेहर कुल को मुक्त कर दिया। भानुगुप्त की बात करें तो 510 ईस्वी पूर्व में मालवा पर हूण नेता मेहर कुल का शासन, ठीक है, और हूणों को पराजित करने हेतु सेनापति गोपराज के नेतृत्व में आक्रमण किया। किसने? भानुगुप्त ने, ठीक है। और इसी ने मालवा के हूण नेता मेहर कुल का शासन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। गोपराज इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है, जो हूणों के साथ उनका युद्ध हुआ था। पत्नी ने सतीव्रत का पालन किया। भारतीय इतिहास के सती होने का प्रथम प्रमाण यहीं से मिलता है, ये याद रखिएगा। गुप्ता के टाइम पे सती होने का प्रमाण मिला था, इसलिए पूरे भारतीय इतिहास में सबसे पहले सती होने का प्रमाण यहीं पाया जाता है, ठीक है, भानुगुप्त के एरन अभिलेखों के अनुसार, तो ये याद रखिएगा। गुप्त प्रशासन की बात कर लेते हैं। अक्सर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से और मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। पूरे एंशिएंट इंडिया की बात करें तो देखते हैं, गुप्त सम्राट या राजा, ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और उपाधियों की बात करें तो महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, पराक्रमांक, विक्रमांक, अपरित्रथ, परम भट्टारक, परम भागवत और परम भागवत धारण करते थे। ये महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, पराक्रमांक, विक्रमांक, अपरित्रथ, परम भट्टारक, परम भागवत, ठीक है, राजभुक्त के प्रशासक थे, ठीक है। राज्य के प्रशासक को महाराजा, भौगिक, भोला, उपारिक या राजस्थानीय जैसी उपाधि धारण करते थे। कौन? राज्य के जो प्रशासक थे उन्हें दिया जाता था महाराजा, भौगिक, भोला, उपासिक तथा राजस्थानीय जैसी उपाधियां धारण करते थे, ठीक। गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3-4 बार आया हुआ है। तो गुप्तों के राज्य चिन्ह कौन था? गरुड़। और राजा को विष्णु के रूप में पूजा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। राजा की सहायता हेतु मंत्रिपरिषद, परंतु विस्तृत उल्लेखन नहीं है। मंत्रिपरिषद था पर इसका ऐसा क्या बहुत डिस्क्रिप्टिव वर्जन है नहीं, तो आप देख लीजिएगा। प्रमुख अधिकारी प्रतिहार, अन्नपूर्ण रक्षक, महाप्रतिहार, ठीक है, राजप्रसाद का रक्षक, महाबलिद्रिकृत सर्वोच्च सेनापति, महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश, महासंधि विग्रहक, युद्ध व शांति मंत्री या विदेश मंत्री, ठीक है। कुमारमात्य, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कुमारमात्य, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी और पीसीएस दोनों में, वर्तमान कलेक्टर के समान है। दंडपशिक, पुलिस अधिकारी, पाटलक, तो आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला लेखाधिकारी। गुप्त साम्राज्य की इकाई और विभाजन की बात करें तो साम्राज्य को साम्राज्यभुक्त प्रांत या राज बोलते थे, विषय जिला और वीति तहसील को और पेट ग्राम को। क्या? साम्राज्य जो प्रांत होता था उसे भुक्त बोलते थे, ठीक है, विषय जिला को बोलते थे और वीति तहसील को और पेट ग्राम या गांव को बोलते थे, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों की बात कर लेते हैं जिसके लिए गुप्ता बहुत ज़्यादा फेमस है।
तो कुषाणों की नकल पर चलाए, ठीक है, इन्होंने सिक्के। गुप्तकालीन ने, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है किसकी नकल पर इन्होंने सिक्के चलाए, तो कुषाणों की नकल पर चलाए। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने ही छापे। दो प्रकार के सिक्के, एक सोने के और एक चांदी के। सोने के दीनार कहलाता था और चांदी का रूपक या रुत्यक कहलाता था। इन सिक्कों पर गरुड़, मयूर, कार्तिकेय, राजा रानी का अंकन होता था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट्स वाली बात है कि गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर बयाना, भरतपुर, राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, गुप्तकालीन कला संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ और पहली बार शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण कब कराया गया, तो गुप्त कालीन में। ये याद रखिएगा कि पहली बार शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण कराया गया गुप्त कालीन में। ठीक है, मंदिर निर्माण शैलियों की बात करें तो नागर शैली उत्तर भारत में पाई जाती है। आर्य शैली विशेषता विशाल शिखर युक्त मंदिर और सभा मंडप होते थे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ, बेशर, नागर और द्रोणा, ये तीनों लोकेशन बताइए इंडिया के मैप पे कहाँ है। देवगढ़, झांसी, दशावतार मंदिर, ठीक है, गुप्तास के टाइम पे बनी भारत की पहली विशाल शिखर युक्त मंदिर, 12 मीटर ऊंचा इसका शिखर है। भगवान विष्णु को समर्पित है, नागर व पंचायतन शैली में निर्मित। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, विशेषता विशाल प्रवेश, गोपुरम, महागोपुरम जिसे कहा जाता था, जो विशाल प्रवेश होते हैं उसी को कहा जाता है, और मंदिर पिरामिडकार होते हैं। अगला देखते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली द्रविड़ व नागर शैली का मिश्रण है। क्या है, द्रविड़ और नागर का मिश्रण है। ठीक है, अब ये देखिए लोकेशन में आप देखिए लेना, ऊपर नागर है, नीचे द्रविड़ है, और उन दोनों के बीच में मिक्सर हुआ है तो बना है बेसर। बस आप मैप से याद रखो, आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, चालुक्य शासकों द्वारा संरक्षित चालुक्य शैली भी कहा जाता है इसे खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, एकायतन गर्भगृह में केवल एक प्रतिमा, एकायतन। पंचायतन गर्भगृह में 5 तक प्रतिमा, और महामारू शैली एक ही स्थान पर अनेक मंदिर। ठीक है, जैसे पंचायतन शैली की बात करें तो गर्भगृह में 5 तक प्रतिमा हो सकती है, जैसे विष्णु जी बीच में है तो इधर गणेश जी, सूर्य जी, शिव जी और शक्ति जी। ठीक है, तो ऐसे जैसे पंचायतन शैली, वही 5 प्रतिमा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपने डाल दिया है द्रविड़ शैली में क्या था, शिखर देखिए ना कितने बड़े बड़े शिखर है, विमान है, गर्भगृह, मंडपम, गोपुरम। ठीक है, और ये वही है, आपको दिखा देगा शिखर, जंगा कैसे कैसे। फिर मंदिर के 3 शैलियों का, अगर 3 शैलियों को एक साथ देखना है तो नामर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर देखिए, मेन चीज़ ये, और ये देखिए, आप ऐसे दिमाग में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे बेसर शैली, द्रविड़ शैली और वामर शैली, तो तीनों इसलिए डाला गया है कि अगर आए तो आपके दिमाग में एक होलिस्टिक इमेज रहे। ठीक है, कि नागर और बेसर और द्रविड़ शैली में क्या क्या खासियत है, अभी हमने देखा खासियत ऊपर ही। बात करते हैं मंदिर विशेषताओं की। तो निर्माण कैसे हुआ था, ईंट व पत्थर के माध्यम से। ठीक है, और भीतरी भाग सादा था। द्वारपाल क्रमवाहिनी या क्रमवाहिनी जिसे यमुना बोलते थे, और मकवाहिनी गंगा। ठीक है, गुप्त काल में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र, ये क्वेश्चन पूछा था आरओ में, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। और सुल्तानगंज से तांबे की 7.5 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला देखते सारनाथ बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा व मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा मिली। गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो ईंटों से निर्मित मंदिर भीतरगांव, कानपुर, भगवान विष्णु को समर्पित है, और भारत में पहली बार शिखर में मेहराबों का प्रयोग। बात करते हैं शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं जो पूछा हुआ है, तो भूमरा शिव मंदिर एमपी सतना जिला, नचना कुठार पार्वती मंदिर एमपी पन्ना जिला, तिगवा विष्णु मंदिर एमपी, और एरड़ विष्णु मंदिर एमपी जिला। ठीक है, खो का शिव मंदिर एमपी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उदयगिरी का शिव मंदिर विदिशा एमपी। बात करते हैं अजंता गुफाओं की। अजंता और गुफाएं तो आपने सुना ही होगा, आपने इमेज देखी होगी, रील्स देखी होगी। तो बात करते हैं कहाँ पे है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। ठीक है, अनिष्टा गांव के पास। कौन से गांव के पास, अनिष्टा नामक गांव के पास। कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है, 16 और 17 गुप्तकालीन है। ठीक है, कुल गुफाएं 29 है, 4 गुफाएं चैत्य। ठीक है, 9, 10, 19 और 26 पूजा ग्रह, वही चैत्य जो पूजा ग्रह। फिर 25वीं नंबर की गुफा बिहार गुफा है। खोज 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के सैनिक कनिंघम द्वारा की गई। ठीक है, रेजिमेंट कनिंघम, पता होगा ये कौन ही थे। निर्माण की बात करते हैं तो वकाटक वंश के शासक पृथ्वीसेन सेकंड के सामंत वराहदेव या व्याघ्रदेव द्वारा
अगली बात करते हैं, ये उसकी इमेज डाल दिया हूँ, ठीक है, घोड़े की नील के समान इसका ये है। और आगे चलते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आर्किटेक्चरल वंडर ही है। एक मिनट में अपना कलम चेंज कर लूँ। ये देखिए ना पूरा, ये तो मैं इमेज ऐसे डाल दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है, थोड़ा लगता है कि हाँ। तो अगला देखते हैं, ये भैया इमेज, गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान, जिसके लिए गुप्ता जाने जाते हैं, गोल्डन अगर कहा जाता है तो कुछ तो रीजन ही है, तो इसीलिए गुप्तकालीन साहित्य एवं विज्ञान। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सबको पता है, क्वेश्चन बहुत बार क्वांटम एग्जाम में पूछा गया है। कुल 7 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए जाते हैं, 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 काव्य, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि क्षेमेंद्र की बृहत्थामंजरी के अनुसार कालिदास की 8 रचनाएं मानी गई हैं, ठीक है। कौंतलेश्वरम दौत्यम भी उनमें से एक है। 7 ये थे, ठीक है, पर क्षेमेंद्र की बृहत्थामंजरी के अनुसार कालिदास की 8 रचनाएं मानी गई है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है 7 वाला ही। कालिदास के 3 नाटक की बात करें तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। विशाखदत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस, मौर्य काल के बारे में जानकारी, नंदवंश का वर्णन। और देवीचंद्र गुप्तम की बात करें तो रामगुप्त की कथा। अमर सिंह ने अमरकोश, ठीक है। भारवी किराजुर्नियम, शूद्रक मछीकट्टनम, शाब्दिक करते मिट्टी की गाड़ी। दंडी की बात करें तो 10 कुमार चरित्र और कात्यदर्श विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, और ये तो काफ़ी फेमस है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। और वंश भट्टी ने रावणवध, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी और कामदंक ने नीतिसार लिखी, ठीक है। विज्ञान की बात कर ले तो आर्यभट्ट या चंद्रगुप्त तृतीय के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। यह ज्योतिषाचार्य खगोलविद के गणितज्ञ थे, ठीक है। ग्रंथ इन्होंने लिखी आर्यभट्टियम, ठीक है। 4 भाग, गणितपाद, कालक्रियापाद, गोलापाद और दशगणिकापाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति। पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इससे दिन रात होते हैं। किसने कहा था? भट्ट साहब ने। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी, दशमलव पद्धति की जानकारी दी, पाई का मान दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, कैसे निकालना ये बताया। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी, किसने? हमारे ग्रेट लीजेंड आर्यभट्ट साहब ने। फिर ब्राह्मीर, खगोलविद और गणितज्ञ। ब्राह्मीर राशियों के बारे में जानकारी दी। पृथ्वी के केंद्र में कोई शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहली बार ब्राह्मीर ने बताया था कि ग्रेविटी जैसा कुछ तो है। फिर बात करते हैं वर्गमूल एवं घनमूल निकालने का सूत्र दिया, और इनके ग्रंथ का नाम था पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, लघु जातक और वृहद संध्या, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, ठीक है। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी इन्होंने दी। और देखिए अभी आपने देखा ना, वराहमिहिर ने कुछ कहा था कि कुछ तो जो आकर्षित करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की बात अगर कुछ नहीं की तो ब्रह्मगुप्त साहब ने की, ठीक है। ग्रंथ ब्रह्मास्फोट सिंधिका और खंडखादक और वेदांग ज्योतिषिक टीका, ठीक है। भास्कर प्रथम की बात करें तो परमाणु सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की सबसे पहले भास्कर प्रथम ने। ग्रंथ लघु भास्कर, बृहद भास्कर या महाभास्कर और आर्यभट्टियम भाष्य। नोट, धन्वंतरी ने आयुर्वेद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी गुप्तास के टाइम पे। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने पूरा गुप्ता कवर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। 30 मिनट की वीडियो में पूरा गुप्ता कवर है, आप 2-3 बार देख लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब है और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल वीडियो थी और मैंने पूरा कवर किया है इसमें, तो ठीक है, बने रहे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।